नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, मैं आज आपके लेकर चलता हूं साल 1990 में। आज की कहानी मध्य प्रदेश से आई हुई है। इसको भेजे हैं, उनका नाम है सुरेश जी। सुरेश जी उस टाइम जवान थे, अब तो अच्छा खासा उनका उम्र हो चुका है। तो चलिए इनकी कहानी में जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं के शब्दों द्वारा कि आखिर उनके साथ में ऐसी कौन सा भूतिया घटना घटी थी। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में अपने परिवार के साथ में रहता था। मेरा पिता का मिठाई का दुकान था, नाश्ता पानी का दुकान था और उनकी दुकान चलती भी बहुत थी। मैं आपको बताया ना कि मैं शहर का रहने वाला था। बेशक मेरा शहर छोटा था, लेकिन मैंने कभी बचपन से लेकर के जवानी की उम्र तक जब ये घटना मेरे साथ में घटी थी, तब तक मैं कभी किसी भूत प्रेत ऐसी काली शक्तियों के बारे में मैं कुछ समझा भी नहीं था। ना मैं देखा था, ना मैं कोई भूत प्रेत से अभी तक मिला था और ना मैंने उनको कभी देखा था। हाँ, किस्से कहानियाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था। भूत प्रेत की कहानियाँ मुझे सुनना बहुत ही पसंद था। तो गाहे बगाहे जब मेरे पास में फुर्सत होती थी तो मैं किस्से कहानियाँ जरूर किताबों में पढ़ता रहता था। मुझे बड़ा आनंद आता था। मैं आपको बताया ना, मेरे पिता का एक मिठाई की दुकान थी। नाश्ता पानी भी वो बनाते थे। सुबह जल्दी खोल देते थे और रात को कभी 10 बजे, कभी उससे भी ज़्यादा टाइम हो जाता था। अकेले ही पूरा काम संभालते थे। और जब मैं बड़ा हो गया ना, तब मुझे भी दुकान पर अब बुलाने लगे थे। मैं दुकान पर तो जाना नहीं चाहता था, मुझे उस काम में रुचि नहीं था। मेरा रुचि तो कुछ और थी, लेकिन मेरे सपने का गला घोंट दिया गया। मेरे पिता का कहना था कि तू किसी की नौकरी करेगा, तू तो अपना काम क्यों नहीं करता है। इस काम से देख, मैं अपने परिवार को सही ढंग से पालन पोषण करता हूँ और तुम लोग देखते ही हो, तो अपना क्यों काम में तुम्हें क्यों दिक्कत है, क्यों तुम कहीं और जा कर के नौकरी करना चाहती हो। ये मुझे पसंद नहीं है। पिता बहुत मेरे गुस्से वाले थे, लेकिन मैं अपना विरोध एक बार जता चुका था कि मुझे ये काम पसंद नहीं है। मैं तो अपने मनपसंद का काम करना चाहता था। और तब पिता मुझे वार्निंग दे दिए थे, देखो इस घर में रहना है तो मैं दोबारा ये बात सुनना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम्हें दुकान से नफरत है, दुकान से बैठने पर एलर्जी है, तो तुम इस घर को छोड़ के जा सकती हो। मैं दोबारा तुमसे नहीं बोलूँगा। मैं भी गुस्सा हो गया था, लेकिन मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। गुस्से में तो सब कुछ मैं बोल दिया था कि मुझे ये काम पसंद नहीं है। अब पिता ने 2 शब्द में मुझे जता भी दिया था कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो इस दुकान से नहीं, इस घर से भी तुम्हें जाना पड़ेगा। ये बात मैं दिल में पकड़ बैठा था। माँ को बताता हूँ तो माँ कहती है कोई बात नहीं। पिता गुस्से में थे, चलो कोई बात नहीं, मैं जब रात को आएंगे तो मैं समझा दूंगी। लेकिन देखो, तुम्हारे पिता बहुत गुस्से वाले हैं और तुम्हारे भले के लिए सोचते हैं। आखिर तुम किसी और के पास जाकर नौकरी करोगे, उससे बढ़िया है ना, अपना काम है, अपना सब कुछ है, तो तुम्हें और कहीं जाने के भटकने की जरूरत क्या है। देखो, तुम्हारा पिता तुम्हारी उम्र से इस दुकान को अब अपने बलबुत्ते पर चला रहे हैं। आज तक थके हैं? कभी नहीं थके ना। सब इसी दुकान से हुआ है। तुम्हारी 3 बहनों की शादी, ये नया मकान, सब कुछ तुम घर में देख रहे हो। तुम ठाट बाट से रहते हो, उसी दुकान के बदौलत तो सब चल रहा है। तो इसमें तुम्हारे पिता ने ऐसा क्या गलत किया? गलत कुछ बोला नहीं है। तुम्हें उनकी बात पर अब सलाह करना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगना चाहिए कि ना पिताजी, मुझसे गलती हो गई। आखिरकार मैं पिताजी से क्षमा ही मांगा था कि मैं गलती से आपसे अपशब्द बोल दिया था। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पिता जानते थे कि मैं जवानी के जोश में हूँ। अब ऐसे उम्र में ऐसी गलतियाँ होती रहती है। लड़के अपने मन के काम करने के लिए सोचते हैं। उनको ज़रूरी नहीं कि जो हम काम बताएं उन्हीं में उनकी इच्छा हो। वो समझते थे, दुनियादारी सब कुछ जानते थे। छोटे से उम्र में दुकान चला रहे थे, लोगों को परख रहे थे, देख रहे थे, तो मेरे से ज़्यादा उनके पास में नॉलेज था। मैं बताया ना कि मेरे पिता कभी कभी गुस्सा हो जाया करते थे, लेकिन हमेशा वो शांत रहा करते थे। दुकानदारी का टाइम होता था, काम होता था, उसमें गुस्सा करना बिल्कुल ठीक नहीं होता था। मेरे पिता शुरू से अकेले ही दुकान पर काम करते थे।
अपनी खुद की दुकान थी और उसी में लगे रहते थे सुबह से लेकर के 10 बजे, रात को कभी 11 बजे। इसके बाद मैं पिता की दुकान पर जाने लगा। मैं एक एक चीज़ उनका अब सीखने लगा। अब कैसे दुकानदारी किया जाता है, कैसे क्या चीज़ तैयार किया जाता है, पिता मुझे सब कुछ बताने लगे थे। और उस दुकान पर काम करते हुए लगभग मुझे अब 1 साल बीत चुका था। अगर पिता कहीं चले जाते ना तो मैं दुकान को अब संभालने लगा था। ये देख करके मेरे पिता बहुत खुश होते थे। कहते थे कि तू एक दिन इस दुकान को बहुत आगे लेवल तक लेके जाएगा। मुझे उम्मीद है ये मेरी छोटी सी दुकान अब देखना तुम अपने हाथों से इसको आगे बढ़ाओगे। ऐसा मैं सपना देखता हूँ, ऐसे मेरे मन में विचार उठता रहता है। तो तुम करोगे ना ऐसा? तब मैं कहता था कि हाँ पिताजी, मैं भी यही सोचता हूँ कि इस दुकान को मैं विस्तार करूँगा और एक अच्छे लेवल तक पहुँचाऊँगा। मैं भी अपने मन की बात, जब हम लोग खाली बैठा रहा करते थे तो आपस में बाप बेटे सलाह मशवरा किया करते थे, एक दोस्त की तरह। तब मेरे पिता बिल्कुल शांत रहा करते थे। बिल्कुल उनको देख करके मुझे डर नहीं लगता था। बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब भड़क जाते थे ना तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। मैं बताया ना आपको, 1 साल तक मैं अपने पिता के साथ दुकान पर काम करता रहा, एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह। मुझे लगता ही नहीं था कि वो मेरे पिता हैं। कोई भी बात मैं ऊंच नीच कर लेता ना तो मुझे धमकाते नहीं, बड़े प्यार से मुझे समझाते कि सुरेश ये काम ऐसे नहीं बेटा, ये ऐसे कर लो। तब मैं उनको देखता था कि मुझ पर गुस्सा नहीं हुए, नाराज़ नहीं हुए। मुझे अच्छा लगने लगा था उनका स्वभाव। और फिर वो शाम आ चुकी थी जब उस घटना का शुरुआत हुआ था। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी, ग्राहक बहुत थे। करीब 9 बज चुका था। पिताजी आज जल्दी जाना चाहते थे। कल सुबह वो बताए थे कि मुझे किसी काम से अब कुछ ही कागज़ बनवाने के चक्कर में जाना है। मुझे बताए थे कि सुरेश तुम सुबह में आकर के दुकान खोल लेना, मैं दोपहर तक सीधा दुकान पर आ जाऊंगा। वो चाहते थे कि जल्दी हम लोग सो जाएं, खाना पीना खा करके, ताकि सुबह जल्दी उठ सके। और उनको थोड़ा दूर भी जाना था। 9 बज चुका था, दुकान पर भीड़ भी थी। इसके बाद एक औरत नहीं, उसको लड़की ही बोल सकती थी, मैली कुचैली कपड़ों में, सर के बाल ऐसे बिखरे हुए थे जैसे महीने से कभी नहाई ना हो। शरीर से एक बदबू सा उठ रहा था उसकी। और वो मेरे दुकान के सामने आके खड़ी हो गई थी। उस टाइम मेरे पिता काउंटर संभाले हुए थे। अब ग्राहक को लेना देना सब मेरे हाथ में था, लेकिन पैसा कौड़ी वही सब अब देख रेख कर रहे थे। वो औरत मेरे पिता के सामने खड़ी होकर के अब मिठाई मांगने लगी कि मुझे भूख लगी है, मुझे मिठाई दे दो, मुझे मिठाई खाना है। उस टाइम ग्राहक थे, दुकान पर भीड़ थी, सब जल्दी में थे, मुझे पहले दे दो, मुझे पहले दे दो। मैं सबको सामान दे रहा था। मेरे पिता सबका हिसाब किताब कर रहे थे। पिता उसको बोलते हैं कि साइड में हट जा, थोड़ा अभी ग्राहक है, बाद में देता हूँ ना, तुम साइड में हो जाओ। वो किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे। कोई भी भिखारी आता था ना तो जो मांगता था थोड़ा ही दे, लेकिन दे देते थे। लेकिन वो लड़की पिताजी की बात ही नहीं सुन रही थी। जबान देखने में थी, लेकिन चेहरे पर कालिख जैसे मैले कुचेले, कोई भी देख लेना तो उससे दूर भागना ही बेहतर समझे। शरीर से बदबू उठ रही थी। ग्राहक भी खड़े थे, ग्राहक भी अपने नाक वो से कुट रहे थे। उसको देख करके पिताजी को गुस्सा आ गया। फिर उस लड़की को बताए, तुम साइड में हट जाओ ना, जरा ग्राहक को खाली हो जाने दो, अब फिर मैं तुम्हें मिठाई खिलाता हूँ, अब थोड़ा भीड़ हट जाने दो, साइड में हट जाओ। वो लड़की साइड में हटने का तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि नहीं, मुझे पहले दे दो, मुझे भूख लगी है, मेरा भूख ज़्यादा लगी हुई है। अब ग्राहक भी अब देख रहे थे, पिताजी भी कई बार उसको समझा चुके थे। तब वो लड़की नहीं मानती है। तब पिताजी गुस्सा हो जाते हैं कि पहले मैं अपने ग्राहक को दूं या तुझे मैं दूं, अब मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा, जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला। पिताजी भड़क गए थे। मैं उनका गुस्सा देख लिया था। जब वो शोर करने लगे, गुस्सा करते थे तो आवाज़ भी उनकी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तब मैं सामान दे रहा था, तो मैं मुड़ के देखता हूँ तो माजरा देखता हूँ। मैं पिताजी को रोकता हूँ कि आप रहने दो, अब इस बेचारी पर क्यों आप इतना नाराज हो रहे हो। तब कहने लगे, दिन पहले ग्राहक को मैं देखूँ या फिर इसको दूँ,
मैं इसको कई बार बोला हूँ कि थोड़ा साइड में हट जा, ग्राहक को निपट जाने दे, और फिर मैं तुझे मिठाई जरूर खिलाता हूँ, लेकिन अब इसको मिठाई नहीं देना है, तुम भी मत देना, भगाओ इसको, भगाओ इसको। अब मैं उसको पास जाता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, अभी मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि वो दौड़ती हुई रोड को पार कर चुकी थी, अंधेरे में ना जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। मैं अपने दुकान पर काम में लग जाता हूँ। मुझे अफसोस तो जरूर होता है कि हमारी दुकान से कोई खाली नहीं जाता था, कुछ ना कुछ मेरे पिता देते रहते थे, कोई निराश होकर के नहीं लौटता था। आज ये पहला मौका था जब मेरे पिताजी नाराज हो गए थे। और मेरे पिताजी की इसमें कोई गलती नहीं थी, गलती थी उस लड़की की। वो बिल्कुल ग्राहक के सर पर चढ़ करके अब पहले मांग रही थी कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, इसलिए पिताजी नाराज हो गए थे। खैर, उस घटना को हम लोग भूल भी गए थे। पिताजी को लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा उस लड़की से बोल दिया था, उनको भी दिल में महसूस होने लगा था मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बात आई गई हो गई थी। 3 दिन बीत जाते हैं और करीब वही रात का 9 बज रहा था। फिर वही दुकान पर भीड़ भाड़ थी, सब कुछ जल्दीबाजी में थे। पिताजी पैसा का हिसाब किताब कर रहे थे और मैं ग्राहकों को सामान दे रहा था, जो जो मांग रहा था। और उस टाइम सब जल्दी में रहते थे। जब रात हो जाती थी ना, सबको लगता था कि मैं सौदा लूँ और जल्दी से अपने घर की तरफ निकल लूँ। हर इंसान जल्दी में होता है। और वैसे ही अपना पैसा कौड़ी का हिसाब कर रहे थे पिताजी, और अचानक उनको चक्कर आता है और गद्दी पर जो काउंटर था वहीं पर गिर गए। अब ग्राहक भी अब चिल्लाने लगे कि देखो देखो क्या हुआ, क्या हुआ इनके साथ में। मैं तो अंदर था, कुछ सामान को तोल रहा था। जब मैं शोर सुनता हूँ तो आता हूँ, देखता हूँ पिताजी गद्दी पर अब बेहोश की हालत में पड़े हुए। मैं चीखने लगता, क्या हुआ पिताजी। पिताजी को होश में लाने के हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आते हैं। तब मुझे मदद लेना पड़ता है। लोगों का मदद लेकर के अब मैं हॉस्पिटल लेके भागता हूँ। हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर देखता है, कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, कई बार थकावट से ऐसा हो भी जाता है। मैं दवाइयाँ देता हूँ, इंजेक्शन लगा देता हूँ, देखना कुछ देर में होश में आ जाएंगे। और ऐसे ही होता है। 1 घंटा भी नहीं हुआ था, तब पिताजी होश में आ गए थे और कहने लगे मैं कहाँ पर हूँ, जैसे किसी को पहचान नहीं रहे थे। उस टाइम में मैं हूँ कौन, कहाँ आ गया हूँ मैं। तब मैं उनको समझाने की कोशिश करने लगा, पिताजी आपकी तबीयत खराब हो गई थी, ऐसे ऐसे आपके साथ में बात बन गई थी, आप बेहोश हो गए थे। आखिर हुआ क्या था। लेकिन कुछ टाइम तक वो पहचान नहीं रहे थे। अब फिर अपने आंखें बंद कर लेते हैं जैसे वो नींद चले गए हों। मैं डॉक्टर से पूछने लगा कि पिताजी क्यों नहीं पहचान रहे हैं। तब कहने लगे ऐसे कई बार हो जाता है, घबराने की बात नहीं है। अब देखो फिर सो गए हैं ना, दवा का असर है। दवा का असर जैसे खत्म होगा ना, ये नींद से जाग भी जाएंगे और सबको पहचान भी लेंगे। अब वैसे ही होता है। रात का 12 बज चुका था। मेरे घर वाले भी अब आ चुके थे, सब परेशान में थे, अब इधर उधर घूम रहे थे। मेरे माँ का एक तरह से निराश में थी, रो भी रही थी, उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। आखिरकार पिताजी होश में आ जाते हैं, सबको पहचान लेते हैं और कहते हैं बेटा ना जाने मुझे क्या हुआ था, एकाएक मेरे आंखों में अंधेरा छा गया था और इसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है, तुम लेके आए हो यहाँ पर। मैं समझ गया कि पिताजी अब बिल्कुल पहचान चुके हैं और होश में भी आ चुके हैं। अब फिर मैं डॉक्टर से पूछता हूँ कि आप पिताजी को यहाँ रखना है या घर ले जाना है। तब कहने लगा कि इनको हुआ ही कुछ नहीं है, ऐसे कोई बीमारी मुझे नज़र नहीं आ रही है, ये सिर्फ कमजोरी की वजह से होता है, ज़्यादा हार्ड वर्क करने से कभी कभी हो जाता है, चिंता की बात नहीं है। दवा में लिख दिया हूँ और दे भी दिया हूँ, आप घर पर ले जा सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पूरा परिवार घर पर आ जाते हैं। और मेरी माँ अब कहती है पिताजी से कि अब कुछ दिन तक आप आराम करोगे, आप बिल्कुल दुकान पर नहीं जाओगे। पिताजी मान भी जाते हैं, चलो अब तो सुरेश दुकान को संभाल लेगा। अब मैं वैसे ही करने लगता हूँ। 3 दिन तक पिताजी घर पर रहते हैं, आराम करते हैं और फिर अपने आप को स्वस्थ भी पाते हैं और चौथे दिन फिर दुकान पर पहुँच जाते हैं। दोपहर का वक्त था, दोपहर के टाइम में थोड़ा भीड़ भाड़ कम थी। मैं कुछ काम कर रहा था और तभी पिताजी को एक बार चीख सुनाई दी मुझे। जब वो चीखते हैं ना तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ।
अब मैं देख रहा हूं कि उनकी आंखें एकदम खुली हुई नजर आ रही है, डरे हुए हालत में हैं, शरीर पूरा कांप रहा है। मुझे लगा कोई दौरा तो नहीं पड़ गया, ये कमजोरी की वजह से। डॉक्टर ने बताया है कि इनको कुछ दिन तक आराम करना चाहिए। ये जल्दी आ गए थे। मुझे लगा कि कमजोरी की वजह से इनको कोई दौरा पड़ गया। जाता हूँ उनके पास में, क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ पिताजी, लेकिन वो सिर्फ उंगली बाहर की तरफ दिखा रहे थे। दोपहर का वक्त था, गर्मी का टाइम था। अब रोड पर भी कोई आता जाता दिख नहीं रहा था, इतनी गर्मी पड़ रही थी। आखिर पिताजी को क्या हुआ, गर्मी कहीं लग गई है, कहीं लू तो नहीं लग गई। मुझे ऐसा टेंशन हो रहा था, लेकिन वो बार बार उंगली का इशारा रोड की तरफ कर रहे थे, बाहर के साइड में। मैं कई बार पलट के देख लिया कि किसको दिखा रहे हैं, बात क्या है। अब मुझे लगा कि अब इनको ठंडे पानी की जरूरत है, गर्मी का असर है। ठंडे पानी ले आकर के उनके सर पर भी डालता हूँ, फिर पीने को भी देता हूँ, और तब थोड़ा शांत होते हैं। लेकिन वो डरे हुए हालत में हैं। और तब मैं पूछता हूँ कि पिताजी ऐसा क्या हो गया, क्यों आप डर गए। और तब कहते हैं कुछ देर जब शांत होने के बाद में कि मैं वही लड़की जिसको मैंने मिठाई देने से मना किया था, ये यहीं पर खड़ी थी, यही काउंटर के पास में खड़ी थी, और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी, और उसकी आंखें बहुत भयानक दिख रहे थे। उसका चेहरा भी कुछ अलग तरह से दिखाई दे रहा था, लेकिन शरीर का बदबू ऐसे ही आ रहा था। और तब मैं उस लड़की को पहचान गया। वो मुझे इशारा कर रही थी, उंगली दिखा रही थी, और फिर गले पर जैसे क्रॉस का निशान लगा रही थी कि मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। और तब मैं डर गया था। अगले पल में देखता हूँ तो लड़की वहाँ पर है नहीं। मैं चलो कोई बात नहीं। अब मैं जब दूसरी साइड में देखता हूँ तो फिर वो लड़की मुझे खड़ी दिखाई देती है, वैसे ही मुस्कुराती है और गले की तरफ इशारा करती है कि मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। पिताजी इससे डर गए थे, खौफ में भर गए थे। अगर उनकी जगह पर कोई और भी होता, मैं भी होता, तो शायद मैं भी डर जाता। लेकिन वो लड़की मुझे क्यों नहीं दिखाई दी। दोपहर का टाइम था, कोई रात भी नहीं थी। रात होता तो चलो मैं मान भी लेता कि कोई साया गुजर गया होगा। वैसे तो पिताजी भूत प्रेत को नहीं मानते थे, ना मैं ही मानता था। तो ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हम क्या निकालें। ठंडा पानी पीने के बाद में थोड़ा पिताजी रिलैक्स हो गए थे। अब फिर कुछ देर तक कहते हैं बेटा मुझे थकावट महसूस हो रही है। मैं कहने लगा कि आप अंदर वाले कमरे में चले जाइए। अब पिताजी ने एक कमरा भी पीछे में अब बना रखा था, जहाँ पर कभी कभी वो आराम भी कर लेते थे। एक तख्त रखा हुआ था, हाँ कुछ और भी सामान था, जैसे मिठाई वगैरह बनाने के लिए। अब चूल्हा चौकी सब अंदर ही होता था। मैं उनको लेके जाता हूँ कि आप कुछ देर आराम कर लीजिए। आराम भी करते हैं। अब फिर मैं काउंटर संभालता हूँ, और तब अंदर से चीख की आवाज़ आने लगती है, फिर चीखने लगते हैं। जब भाग के मैं जाता हूँ ना, पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है, और तब एक कोने की तरफ इशारा करते हैं। डरे हुए हालत में होते हैं, और कहते हैं वो लड़की यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर भी आ गई है, यहाँ पर भी आ गई है, मुझे मारने को लिए बोल रही है, मुझे मारेगी, मुझे नहीं छोड़ेगी, बेटा मुझे बचा लो। अब पिताजी डर के मारे कांप रहे थे, और इतने अनुभव वाले व्यक्ति थे। अब मैं उनको क्या समझाता, वो तो हम लोगों को समझाते थे। और तब मैं कहता हूँ कि पिताजी कहीं आपने कोई ख्वाब वगैरह, कोई सपना वगैरह तो नहीं देखा। और तब कहते नहीं बेटा मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, वही लड़की थी, उसके शरीर से बदबू आ रही थी। आप जिसको मैंने भगाया था, मिठाई नहीं दिया था, बिल्कुल वही लड़की थी, इसी कोने में तो खड़ी थी और मुझे मारने के लिए इशारा कर रही थी। और तब मैं चीखने लगा था। दूसरी बार ये घटना हो चुकी थी। मुझे लगा कि नहीं है, अगर वो कोई भूत प्रेत होती, ऐसी कोई बात होती तो मुझे भी नज़र आती जैसे पिताजी को नज़र आई है। मुझे लगने लगा कि डॉक्टर ने सही बोला है, अभी पिताजी का तबीयत अब सही ढंग से सही हो नहीं पाया, इनको अभी आराम की ज़रूरत है। और मैं दुकान बढ़ा करके पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। पिताजी नाराज होते हैं कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास क्यों लेके जा रहा है। और तब मैं कहने लगा आप शांत रहिए। डॉक्टर के पास जाता हूँ, पिताजी को चेकअप करता है और कहता है कि ऐसी कोई बीमारी तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, हाँ वही कमजोरी का असर है। कुछ दिन मैं बोला था ना कि आराम करने दो। आखिरकार मैं घर लेके आता हूँ और माँ को समझा देता हूँ कि अब इनको दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आराम करना है जब तक पूरे सही ना हो जाए। हफ्ता लगे, 10 दिन लगे। आखिरकार
पिताजी को मानना ही पड़ता है। माँ को बात को मानते थे। अब इसके बाद मैं दुकान संभाल लेता हूँ। इधर जो पिताजी का जो सेहत था ना, अब गिरने लगा था। एकदम खाना भी कम खाते थे। घर में भी वो चीखने लगते थे। वो माँ को बताते थे कि वो लड़की यहाँ पर आ गई है, देखो उस जगह पर खड़ी है, मुस्कुरा रही है, अब मुझे मारने को इशारा कर रही है। अब लगा कि ये सब नया क्या हो रहा घर में। ना तो हमारे घर में ऐसा आज तक हुआ था, ना कोई हमारे घर में अभी कोई तांत्रिक के पास में गया था, ना कभी भूत प्रेत को देखा था। हमारे घर में ये सबका पहला अनुभव था। अब तरह तरह की बातें, अब सब आपस में बातें करने लगे, क्या किया जाए, ऐसा क्यों हो रहा है। दोबारा डॉक्टर के पास में, दूसरी डॉक्टर के पास में ले जाते हैं। डॉक्टर भी पूरा टेस्ट वगैरह करता है और टेस्ट रिपोर्ट भी सब सही आ जाती है, नॉर्मल आ जाती है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है। वो कहता है जैसे पहले डॉक्टर ने बोला था कि कमजोरी का असर है और कोई बात नहीं है। लेकिन पिताजी डरते रहते थे। वो कहते थे कि नहीं बेटा, वही लड़की मेरे पीछा करते हुए घर तक आ गई है, मुझे तो हर कोने में दिखाई देती है। और वो मुस्कुराती रहती है और अपना हाथ दिखाती रहती है, उंगली दिखाती रहती है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे मार दूंगी। और तब परिवार के जो बूढ़े लोग थे, अब हम उनका मदद अब लेने लगे कि ऐसी चीज़ में क्या करना चाहिए। सबने कहा था कि भगवान के पास ले जाओ, मंदिर में ले जाओ, वहाँ बजरंगबली के पास में ले जाओ, दर्शन कराओ। वो भी हमने कराना शुरू कर दिया था। लेकिन जब दर्शन कर लेते थे तो एक आध दिन जरूर आराम उनको मिलता था, और फिर वही चीज़ चलने लगती थी। आखिरकार इतना अब वो चीखने चिल्लाने लगे, जैसा लगता था कि उन पर दौरा पड़ना शुरू हो गया। और तब जाकर के हम तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक भी बहुत सारा पैसा खर्च करवाता है, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। हर बात का निचोड़ था कि हमारा परिवार बहुत आर्थिक जो स्थिति थी वो बहुत विकट हो चुकी। पैसा इतना खर्च हो रहा था, झाड़ फूंक में हॉस्पिटल भी लेके जाते थे, लेकिन कुछ दिन जरूर आराम मिलता था। इसके बाद मेरे पिता का वैसे ही हाल हो जाता था। एकदम लगता था कि कोई दौरा पड़ रहा हो। अचानक ये सब होता था। उंगली उठा के ऐसे सामने की तरफ करके डर जाते थे। सामने खड़ी है, सामने खड़ी है। कौन खड़ी है भाई? हाँ, ना तो मैं, ना हमारा घर परिवार, ना कोई भी उस लड़की को देख नहीं पाया था। आखिर हमारे परिवार से इतना नाराज क्यों थी? क्यों ऐसा कर रही थी? उसका जो करना का मतलब था, क्या चाहती थी हमारे परिवार से, खास करके मेरे पिता से। परेशानियों में घिरे हुए थे। पैसा इतना खर्च हो चुका था, जो भी जमा पूंजी थी सब की सब अब खर्च हो चुकी थी। मेरा दुकान भी नहीं खुल पाता था कि ताकि कुछ पैसे का मदद हो सके। सारा टाइम हमारा ऐसे ही निकलता था। कोई बताता था आप इस तांत्रिक के पास चले जाओ, हम वहाँ जाते थे। अब लगता था कि हम सही जगह पर आ गए हैं। जब वहाँ से झाड़ फूक करा के आते तब हमें बड़ा संतोष मिलता था। लेकिन घर पर कुछ दिन रुकने के बाद अब फिर वही कंडीशन हो जाती थी। कई बार जो हमारे जान पहचान के लोग हैं कि आप ये झाड़ फूक का चक्कर छोड़ो, हमें तो लगता है कि कोई दौरा ही है, ऐसा डॉक्टर के पास में इलाज मिलेगा, ये झाड़ फूक वाले थोड़ी कर पाएंगे। डॉक्टर की तरह भागते थे। डॉक्टर टेस्ट पर टेस्ट, कई तरह का टेस्ट होता था, बहुत सारा पैसा खर्च होता था। मन नहीं मानता था। अपने पिता को उस हालत में हम कैसे छोड़ सकते थे? कर्जा भी लेना पड़ता था। मैं सोचता था कि एक बार पिता मेरे स्वस्थ हो जाएं, अब बाकी ज़िंदगी तो चलती रहती है, हम उन कर्जा को जल्द से जल्द पूरा कर देंगे, दे देंगे। और बीच बीच में जब पिता स्वस्थ रहते थे ना, तो मैं दुकान भी खोल लिया करता था। लेकिन अब मेरे जो ग्राहक थे ना, वो टूट गए थे। दूसरी दुकान की तरफ अब चले जाते थे। मैं जो सौदा बनाता था, कई बार तो मुझे लगता था कि कोई ग्राहक आएगा भी नहीं, और तब मैं लोगों में बांट दिया करता था। अब वो चीज़ खराब होने वाली थी, नाश्ते पानी वो सब खराब होने वाली थी। और उन टाइम एक बाबा हमारे दुकान पर आते थे दोपहर के टाइम में। उनको बाबा ही बोल सकता हूँ। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, सर के बाल बड़े हुए थे, बड़े थे, सफ़ेद थे, और देखने में गरीब लगते थे।
ऐसा लगता था कि उनके पास में पैसा कौड़ी तो होगा ही नहीं। दोपहर के टाइम आते थे, कुछ बोलते नहीं थे, दुकान पर आके खड़े हो जाते थे और मैं उनको आदर से बुलाता था, आ जाइए आ जाइए, और मैं उनको कुछ ना कुछ खिला पिलाते जाता। और तब वो मुस्कुरा करके और फिर चले जाते थे। ऐसा कई बार होता था, कई बार हम दुकान भी नहीं खोल पाते थे, लेकिन जब भी आते थे ना तो दोपहर के वक्त में, जब दुकान बिल्कुल खाली सा रहता था। और वैसे भी हमारी दुकान पर अब ग्राहक की बहुत कमी होने लगी थी, बहुत कम ग्राहक आते थे। उनको पता था कि ये नियमित दुकान तो खुलती नहीं है। अब हमारे ग्राहक दूसरी दुकान का रुख कर लिए थे। मैं बड़ा परेशानी में घिरा हुआ था और उस टाइम हम कहीं से झाड़ फूक कर आके लौटे हुए थे पिता का। और उस टाइम पिता ठीक लग रहे थे, स्वस्थ लग रहे थे, खाना भी खा रहे थे। और तब हमें लगा कि चलो अब तो सही हो गए हैं, अब चल के दुकान खोलना चाहिए। और उस टाइम में दुकान खोल करके कुछ नाश्ता पानी, कुछ बिक्री भी हुआ था और मैं निराशा में बैठा हुआ था। पैसे कौड़ी की अब कमी हो चुकी थी, कर्जा काफ़ी चढ़ चुका था और दुकान भी सही ढंग से अब चल नहीं रही थी। इसमें दुकान का कोई कसूर नहीं था, कसूर हमारे वक्त का था, हमारे टाइम का था। टाइम ही लग रहा था कि मेरे साथ में खेल खेल रही है। और वही बाबा आ जाते हैं, मैं उनको देख नहीं पाता हूँ। अपने सोच में मैं डूबा हुआ था कि कैसे मैं इतना कर्जा को अब दे पाऊँगा, कहाँ से लाऊंगा पैसा। अब इकलौता दुकान था हमारे पास में, जमा पूंजी सब यही थी और ये दुकान भी तो सही ढंग से नहीं चल पा रही है। अब मैं इतना कर्जा कैसे अब वापस करूँगा। क्या पता अभी हमारे पिता स्वस्थ हुए कि नहीं हुए, लेकिन एक उम्मीद थी। चिंता में डूबा हुआ था और सब यही सब बातें मैं सोच रहा था। वो बाबा ना जाने कब से दुकान के आगे खड़े थे, काउंटर के पास में। मैं उनको देख ही नहीं पाया था। जब काफ़ी देर हो जाता है तब बाबा खांसते हैं। जब खांसने की आवाज़ सुनता हूँ ना तब मैं देखता हूँ कि कौन है भाई। तो वही बाबा थे। वो मुझे देखते हैं, मुस्कुराते हैं। मैं उनको कभी बोलते हुए कभी देखा नहीं था, ना वो मांगते थे। लेकिन जब मैं उनको देखा ना तो मुझे लगा कि बाबा परेशानी में हैं, जैसे हम परेशानी में हैं, हमारा परिवार परेशानी में है। ये तो भूखे हैं, इनको भोजन देना चाहिए। तब मैं बाबा को अंदर बुला लेता हूँ कि बाबा आप वहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ देता हूँ। मेरे चेहरे पर अब उदासी थी, दुख के बादल अब जैसे मेरे अब शरीर पर छाए हुए थे। मैं हर पल अपने आप को कोसता रहता था, ये सब क्या हो गया, मेरे घर पर ऐसा क्या हो गया। ये दुख कभी मैंने देखा नहीं था, ऐसी हालत हमारे घर में कभी नहीं हुई थी। हमारा परिवार हंसता खेलता था और अचानक मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, घबराए रहता हूँ हमेशा कि अब ना जाने क्या होगा, मेरे पिता स्वस्थ भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आशंका थी मन में, यही सब मैं सोच रहा था। चेहरे पर उदासी थी। बाबा को मैं कुछ दिया था ना, वो जिसको भोजन कर रहे थे, लेकिन वो मेरे चेहरे की तरफ बार बार देख लेते थे। मैं विशेष ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कुछ और मांगना चाहते हूँ। और तब मैं उनसे कहता हूँ बाबा जी कुछ और चाहिए क्या। देखिए आजकल हमारी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, दुकानदारी हो नहीं पा रही है। मैं ऐसे मोटे मोटे शब्दों में उनको बोलता हूँ और तब वो कहते हैं, मैं पहली बार उनकी आवाज़ सुना था, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। खाना खा लेते हैं, मैं उनको पानी भी देता हूँ, पानी भी पी लेते हैं और तब वो जाने के लिए तैयार होते हैं। अब फिर ना जाने क्या उनके मन में आता है, अब फिर उसी स्थान पर बैठ जाते हैं, मुझे बुलाते हैं। मैं उनको कभी बोलते हुए नहीं देखा था, मुझे आवाज़ देते हैं इधर आ जाओ। मैं ऐसे ही चला गया कि ना जाने क्या आप मेरे से मांगना चाहते हैं। मेरे पास में तो अब उन कुछ देने के लिए है भी नहीं। मेरा हाल तो खुद ही ख़राब चल रहा था। तो मैं जाता हूँ कि अगर बाबा कुछ मांगेंगे ना तो मैं मना तो नहीं करूँगा। अगर पैसा कौड़ी मांगेंगे तो मैं दे नहीं पाऊँगा। बाकी खाने पीने की चीज़ों को अब मेरा पापा कभी मना नहीं करते थे। लेकिन वो दिन कभी नहीं भूलता हूँ जब वो पहली बार उस लड़की पर क्रोधित हुए थे और उसमें मेरे पापा का दोष नहीं था, मैंने खुद देखा था। खैर वो बात अब ख़त्म हो चुकी थी और इसके बाद सब कुछ जो मैं आपको बताया वो चल रहा था। बाबा मुझे बुलाते हैं तो मैं उनके पास चला जाता हूँ और कहते हैं बाबा, मैं बोलता हूँ कि बाबा कुछ और आपको चाहिए खाने के लिए।
तब कहते नहीं, बैठो, मेरे सामने बैठो। मैं बाबा को देखता हूँ कि बाबा अब ना जाने क्या बोलने वाले हैं। मैं उनकी आदर करता था और मैं बैठ जाता हूँ कि जी बाबा बताइए, कुछ कह रहे थे आप। तब कहते कि चिंता मत कर, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। जो तेरे घर पर चल रहा है, तेरे परिवार में चल रहा है, उसको जड़ को मैं जानता हूँ। वो जो जड़ है ना, मैं उसको अच्छी तरह से पहचान चुका हूँ। चिंता कर मत कर, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं कहने लगा बाबा आप समझ नहीं पाए हो, चिंता कुछ और है, कहानी कुछ और है, आप समझ नहीं पाए हो। मैं उनको बताना चाहता था कि समस्या दुकान का नहीं है, समस्या तो हमारे और है। उस समस्या के समाधान पहले जरूरी है। इसके बाद कुछ दिन मैं दुकान पर टाइम दूंगा तो जरूर हमारे पुराने ग्राहक लौट आएंगे। समस्या यहाँ का नहीं था। और तब मैं कहता हूँ बाबा ये जो आप बता रहे हो ना कि जड़ समझ चुके हम, ऐसा क्या चीज़ जड़ आप समझ पाए हैं? मेरी समस्या कुछ और है। और तब वो कहते हैं बेटा मैं तेरी मूल समस्या को समझ लिया हूँ, जो दुख का कारण बना हुआ है। मैं उस कारण को ढूंढ लिया हूँ और वो कारण एक लड़की है। जब वो लड़की का नाम लेते हैं ना तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ऐसा होता है पूरा शरीर जैसे ठंडी हवा का झोंका आया हो। और जब वो लड़की का नाम लेते हैं ना कि मूल कारण एक लड़की है, तब मैं थोड़ा सा सिहर जाता हूँ। ऐसा हो चुका था मेरे शरीर में, ना जाने क्यों। तब मैं कहता हूँ बाबा कौन सी लड़की, किस लड़की की बात कर रहे हो? तब बाबा कहते हैं कि तू सब कुछ जानता है, जान करके अनजान बन रहा है। अब पूरी बात तो नहीं बताते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि नहीं बाबा मुझे कुछ नहीं मालूम, आप क्या बोलना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? तब कहते छोड़ो, कुछ भी नहीं बताना, लेकिन तेरा समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। मैं रात को लौटूंगा, तू मेरा इंतजार करना, जल्दी से दुकान मत बढ़ाना, मैं जरूर लौटूंगा। हाँ मैं तेरा उपाय भी लेके साथ में आऊँगा, तू मेरा इंतजार करना। बाबा ये सब बोल करके मुझे समझा करके अब मैं तो बैठा ही रह गया। और उस दुकान से निकल करके भरी दोपहरी में, जबकि गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी और वो निकल चुके थे, मैं उनको जाता हुआ देख रहा था। ये बाबा मेरे साथ में क्या करना चाह रहे हैं, क्या मुझे बता रहे हैं कि तेरा दुख दूर हो जाएगा, तेरा जो कारण है वो कारण का मैं काट लेके आ रहा हूँ, क्या करने वाले थे? मुझे लगा कि बाबा चलो बाबा ही हैं, अब उनके मन में क्या आया है मैं क्या जान सकता हूँ। और इसके बाद फिर कुछ ग्राहक आ जाते हैं, उनके लिए कुछ बनाने लगता हूँ, नाश्ता पानी खाना, और उसमें मेरा पूरा दिन निकलने लगता है। दुकान पहले जैसे चल नहीं रही थी और मैं बताया ना कि मैं बहुत दुखी परेशान रहता था। सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन था पापा का। पापा अभी सही थे, झाड़ फूँक करा कर आए थे। अब मुझे लग रहा था कि 2-3 दिन देखने के बाद ही पता लग पाएगा। यह कि ऐसे तो ना जाने कितने बार हो चुका था। सब परिवार खुश हो जाते थे, लेकिन 2-3 दिन के बाद में फिर वही चीज़ पापा करने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, चीखने लगते थे। वो खड़ी है, वो मुझे मारने का इशारा कर रही है, मुझे नहीं छोड़ेगी। सब पहले की तरह हो जाता था। हम लोग दुख में इतना घिरे हुए थे कि मैं आपका अपना बयान नहीं कर सकता। कितने कितने परेशानियों में हम लोग जी रहे थे। मैं बाबा की बात को भूल जाता हूँ। 9 बजे के आसपास मैं अपना दुकान अब बढ़ा देता था कि ग्राहक होते नहीं थे। जब पापा बैठते थे तो ग्राहक का लाइन लगी होती थी। अब जब मैं बैठता था तो 9 बजे तक पूरा मेरा दुकान सुनसान हो जाती थी। इक्के दुक्के कोई ग्राहक आते थे और उस रात भी ऐसा ही हुआ था, कोई ग्राहक नहीं था। मुझे लगा कि अब बढ़ा लेना चाहिए। जैसे मैं दुकान बढ़ाने का मन करता हूँ तभी बाबा आते हुए दिखाई देते। वो तेज तेज चल रहे थे, अब बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे थे, लेकिन उनके साथ में कोई था ही नहीं। तो बार बार किसको देख रहे थे? कुछ जैसे किसी से बात कर रहे हो। बड़ा मुझे अटपटा सा लगा। बाबा तो आ गए। तब मैं कहने लगा बाबा अब तो मैं अब कुछ खाने पीने का बचा ही नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा। बाबा मुस्कुरा के कहते कि नहीं मुझे भूख भी नहीं है। मैं तो तुझे बताया था ना कि मैं तेरे लिए कुछ लेके आने वाला हूँ, तो मैं लेके आ चुका हूँ।
ये तुम्हारी समस्या का अब एकदम से निदान कर देगा। जो चीज़ लाया हूं ना, वो तुम्हारी समस्या का जड़ से खत्मा कर देगी। अब ना जाने कैसी कैसी बात कर रहे थे उनकी, मुझे लग रहा कि ये ज़्यादा बहकी बहकी बात कर रहे हैं। मैं तो इनको कभी बोलते हुए नहीं देखा था। जब भी आते थे दोपहर में, अब खड़े हो जाते थे दुकान के सामने में, मुझे दया लगती थी कि भूखे होंगे। अब मैं उनके खाने के लिए बुला लेता था। कभी मैं उनको बोलते हुए नहीं। आज बहुत खुश नज़र आ रहे थे, अब बोल भी रहे थे। मैं कहता हूँ बाबा जी मैं तो दुकान बढ़ाने वाला हूँ। और तब कहते हैं कि हाँ बढ़ा ले, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ, मैं वक्त पर आ चुका हूँ। और तू जा घर पर, मैं समस्या का समाधान बिल्कुल कर दिया हूँ। मैं उस चीज़ को तेरे पास अब लेके आ चुका हूँ जो तुम्हारी समस्या का निदान कर देगी। तब मैं बाबा से पूछने लगा कि बाबा किसको लाए हैं आप? बाबा कुछ बोलते नहीं हैं, हम मुस्कुराते हैं। हाँ कहते हैं अभी तो समझ नहीं पाएगा, जल्दी ही समझ जाएगा, जा तू अब घर पर। अब मैं थोड़ा बड़ा आश्चर्य में था, किसको मेरे साथ भेज रहे हैं? मुझे तो वहाँ कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि बाबा ऐसे ही हैं, बाबा ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। मैं उनको समझ ही नहीं पाया था, बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था। अब मैं दुकान बढ़ाता हूँ, अब बाबा भी अपने रास्ते चले जाते हैं और मैं भी चलने लगता हूँ। जब चलता हूँ ना, वहाँ से कुछ किलोमीटर का रास्ता था और कभी कभी मैं पैदल भी निकल जाता था, कभी कभी रिक्शा ले लेता था, जैसे मर्जी निकल लेता था। लेकिन वो उस टाइम मैं सोचते हुए पैदल ही निकल गया था। मैं रिक्शा देखा, रिक्शा कोई मिल नहीं रहा था। तब मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, आवाज़ आ रही है, कदमों की आवाज़ आ रही है। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो कोई था ही नहीं, पीछे पूरा रोड खाली था। मुझे लगा कि मेरा कान बज रहा है, मेरे कान ही बज रहा है, मेरा मन का भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भूत प्रेत तो मैं कभी देखा नहीं था, कैसा भूत प्रेत होता है। लेकिन जब से पिताजी की हालात ऐसे हुआ था ना, तो भूत प्रेत पर यकीन जरूर होने लगा था। मुझे लगने लगा था कि हाँ, संसार में भूत प्रेत भी रहते हैं। और इसके बाद में कई बार जब आवाज़ आती थी अब चलने की, तो मैं पीछे मुड़कर देखता था, वहाँ कोई होता ही नहीं था। मैं घर पहुँच जाता हूँ। घर पहुँचने के बाद में अब खाना पीना तो अच्छा ही नहीं लगता था। अब पिताजी थोड़ा स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, मम्मी से बातचीत कर रहे थे, उनके चेहरे पर मैं हंसी देख रहा था। ऐसी हंसी के लिए तो मैं तरसता था कि मेरे पिता पहले की तरह हो जाएं, घर में पूरा खुशहाली लौट आएगी। आज जब मैं आता हूँ दुकान से, तब उनको हंसते हुए देखता हूँ, मेरे माँ के साथ में हंसते हुए बात कर रहे थे। बड़ा मन खुश हो जाता है। माँ मुझे देख कहती है, आ गया तू, चल हाथ पैर धो के आ जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। आज मैं जब देखता हूँ ना पिता को, तो भूख भी लग जाती है कि चलो अब सब कुछ सही है, शायद ये झाड़ फूक करवा के आए हैं ना, अब उसी का असर है। लेकिन अभी मन में आशंका था, ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन निकल जाए ना, तब हमें लगेगा कि सब कुछ सही हो गया। ऐसे तो ना जाने कितनी बार हमने देख चुके थे। मन में आशंका के बादल अभी छटे नहीं थे। मम्मी मेरे लिए खाना ले आती है और मैं अपने कमरे में बैठ करके भोजन करने लगता हूँ। तभी मुझे फिर मेरे पीछे कुछ आहट होती है। मुझे लगा कि मम्मी आई होगी दोबारा, लेकिन जब मैं पलट कर देखता हूँ ना, तो कोई था ही नहीं, पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। ऐसे मेरे साथ में खाना खाते टाइम 3 बार हो चुका था। ऐसे हर बार लगा था कि मेरे पीछे में कोई आया है। मैं कदमों का आवाज़ सुना हूँ, सरसराहट सुना हूँ, कपड़ों की जैसे सरसराहट होती है ना, वैसे सुना हूँ, लेकिन कोई भी नहीं था। मेरा लगा कि मेरा मन का भ्रम है और कुछ नहीं है। खाना पीना खाने के बाद में अब मैं एक बार फिर पिताजी के पास जाता हूँ, वहाँ कुछ देर बैठता हूँ, दुकान के हालात के बारे में बताता हूँ। अब पिताजी कहते हैं तू चिंता मत कर, अब मैं ठीक हो रहा हूँ ना, सब कुछ सही हो जाएगा, तू अपने मन पर बोझ मत रखा कर। अरे मैं सब कुछ सही कर दूंगा, अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। आज जब वो बोलते थे ना, तो मुझे बहुत दिलासा मिलती थी। मुझे लगता था कि मेरी हिम्मत कई गुना बढ़ चुकी है, ऐसा एहसास होता था। पिता मेरे ऐसे ही थे, जब गुस्सा होते थे ना, तो उनको संभालने वाला कोई नहीं होता था। और जब वो प्यार करते थे,
तो लगता था कि दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई है तो मेरा पापा है। पापा मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा मुझे अनुभव होता था। खैर, सब कुछ बातचीत करने के बाद अब सोने का टाइम था। मैं अपने कमरे में आ जाता हूँ, सोने की तैयारी करता हूँ, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वही अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा, कैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा क्या। यही सब मन में अब सोचते सोचते कब मुझे नींद आ जाती है। अब मैं नींद में चला जाता हूँ और फिर जब पता नहीं कब कितना टाइम हुआ था, अचानक मुझे लगता है कि मुझे कोई स्पर्श किया है, जैसे मेरे बालों को कोई छुआ है। मेरी नींद खुल जाती है। हाँ, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि माँ आई है क्या, माँ आई है क्या, लेकिन माँ तो नहीं थी। वहाँ पर एक 25 से 30 साल के बीच की एक लड़की ही अब खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, देखने में बहुत ही गजब की सुंदर थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें भूरी भूरी है, भूरे कलर का है। और मुझे वो खड़ी दिखाई देती। मुझे लगा कि मैं सपने के दुनिया में हूँ, सपने में हूँ। मेरे घर में इतनी खूबसूरत लड़की क्यों आएगी, कहाँ से आएगी। मैं उससे जैसे सपने में हूँ सवाल पूछता हूँ, अरे आप कौन हैं, इस घर में कैसे आई। तब कहती है, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए आई हूँ, बाबा जी ने मुझे भेजा है। अब तुम इस घर में जब तक रहूंगी जब तक तुम्हारी समस्या का निदान ना हो जाए। मुझे लगा कि कौन सी समस्या। तब मुझे ध्यान आता है कि अरे ये बाबा जी कौन हैं, ये दुख का कौन सा निदान करने वाली है। मैं उस टाइम नींद में था ना, समझ नहीं पाता हूँ। अब फिर कहता हूँ, आप हैं कौन, मैंने आपको कभी देखा नहीं है। तब कहती है कि नहीं, बाबा जी ने मुझे भेजा है तुम्हारी समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए। और मुझे उस टाइम ना जाने क्या सोचता है कि मैं अपनी आंखें, ऐसा लगता है कि जैसे मैं सपने में हूँ और मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और अगले पल जब मैं आंखें खोलता हूँ ना, तो लड़की थी नहीं। मैं चारों तरफ कमरे में देखता हूँ, कहीं भी लड़की मुझे नज़र नहीं आई। अब मुझे लगा कि ये मेरा स्वप्न ही है, इस स्वप्न के अलावा कुछ भी नहीं है। अब फिर मैं चारों तरफ देख लेता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उठ के बैठा हुआ हूँ, ये स्वप्न का हिस्सा तो नहीं है। मैं जरूर जाग रहा था, मैंने अपनी आंखों से उस लड़की को देखा है, लेकिन मेरा मन जो था ना, वो मानने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था, सुरेश तू पागल हुआ है, अरे ये सपने का असर है, जैसा मेरा मन कर रहा था। तेरे कमरे का दरवाज़ा बंद है, कोई बाहर से कैसे आ सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि आखिर जो मैंने देखा था हकीकत थी या स्वप्न था। दोनों में मैं फ़र्क नहीं कर पाता हूँ। तब मैं कहता हूँ कि चलो अब सो ही जाते हैं। पहली बार उस लड़की को मैं अपने घर में देखा था, और उसके बाद जब दूसरा दिन होता है ना, तब मेरे पिता के कमरे में अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई देती है। मेरे पिता चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। मेरी माँ बगल में अब उनका सेवा भाव करती थी, तो माँ तो कमरे में रहती थी। माँ भी चीखने लगती है, माँ चिल्लाने लगती है। तब मैं अपने कमरे से उठ करके भागता हूँ। आखिर फिर पिता के साथ में कोई ना कोई दिक्कत हो गई है। जब जाता हूँ दरवाज़ा खुला रहता है। अब मैं जब देखता हूँ तो मुझे तो कुछ कमरे में नज़र ही नहीं आता है। मैं माँ की तरफ देखता हूँ, माँ भी डरी हुई है, अब मेरे पिता भी डरे हुए हैं। वो चीख रहे थे और माँ भी डरी हुए हालात में थी, दोनों के दोनों डरे हुए थे। मैं पूछता हूँ, क्या बात हो गई, क्यों आप लोग चीख रहे हो। माँ तुझे क्या हो गया, तू क्यों चीख रही है। तब माँ डरी हुई हालत में मेरा हाथ पकड़ती है, बैठ बैठ यहाँ पर, चारपाई पे बैठ, चारपाई पे बैठ। मैं बैठ जाता हूँ। मुझे लगा कि माँ शायद सपने में है, ऐसे कोई भयानक सपना देख लिया होगा, वो डर गई है, या मेरे पिता के साथ में कुछ बात तो नहीं हो गई है। अब दोनों चीज़ में कोई भी हो सकता था। तब मैं माँ को शांत करने की कोशिश करता हूँ। फिर पूछता हूँ कि माँ हुआ क्या है। तब उसी लड़की को जो मैंने अपने कमरे में देखा था, उसी के अब और इशारा कर रही थी कि यहाँ पर तेरे पिताजी के सर के पास में एक लड़की को मैंने देखा था, जवान लड़की,
सफ़ेद कपड़ा तेरे पिता के सर पर हाथ फेर रही थी। मेरी नींद खुल गई, अतः मैं डर गई। अब मैं समझ चुका था कि जिस लड़की को मैंने अपने कमरे में देखा था कल की रात, उसी लड़की की चर्चा माँ भी कर रही थी। आखिर ये लड़की है कौन? आखिर मेरे पिता के सर पर हाथ क्यों फेर रही थी? क्या करना चाहती थी? कहीं वो दुष्ट लड़की तो नहीं थी, वो जिसके वजह से हमारे परिवार में सब परेशानी अब हुई पड़ी थी। मेरा पिता का तबीयत खराब चल रहा था, लेकिन माँ कह रही थी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी, देखने में खूबसूरत लग रही थी। तब वही चीज़ तो मैं भी दिखा था अपने कमरे में। जिस तरह से माँ बयान कर रही थी ना जिस लड़की को, मैं अब जान चुका था कि वो मेरा सपना नहीं था, मैं ख्वाब में नहीं था, हकीकत में देखा था। तो बाबा जी, मैं एकदम याद आ गया था। बाबा जी कह रहे थे कि तेरे पास मैं ऐसी चीज़ भेज रहा हूँ जो हर चीज़ का निदान कर देगी। मैं अब बाबा जी की तरफ मेरा दिमाग घूम गया था। हाँ, मैं मन ही मन सोच लिया था कि चलो सुबह मैं दुकान खोलूँगा, अब बाबा जी का इंतज़ार करूँगा। और जब बाबा जी आ जाएंगे ना, तब मैं उनसे पूछूंगा ये चक्कर क्या है, आप कौन सी लड़की को हमारे घर पे भेज दिए हो? क्या वो भी कोई भूतनी है, कोई प्रेतनी है? डर तो लग रहा था कि अब पहले तो एक थी, अब दूसरी भी आ चुकी है। अब क्या हमारे घर पर विनाश का बादल अब छा गए हैं? डर लग रहा था। माँ भी देख करके उस लड़की को डर चुकी थी और डरना लाजमी था। अब उस घर में कोई था नहीं, अचानक लड़की पापा के सर पर हाथ फेर रही हो। अब ये अब सब कुछ समझते हुए भी मैं मम्मी को बता नहीं सकता था कि बाबा ने मेरे साथ में क्या क्या बात किया था। मैं कुछ भी नहीं बताया। मैं अपने मन में सब बातें रख लिया था कि चलो अब कल की कल देखी जाएगी। मैं भी उस कमरे में रुक जाता हूँ और इसके बाद वो लड़की दिखाई नहीं देती है। सब कुछ सही होने लगता है। पिताजी को नींद आ जाती है और फिर पिताजी सो भी जाते हैं। मैं माँ के कहता हूँ कि तुम भी खाट पर जाकर लेट जाओ, मैं हूं ना रखवाली करने के लिए। माँ तो सोना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं जबरदस्ती भेजता हूँ कि आप जाकर के आराम करो, अब मैं रखवाली करूँगा। अब रात तो ज़्यादा हो चुकी थी, आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब मैं भी एक कुर्सी पर बैठा बैठा ऊँघने लगा था। अचानक जैसे मुझे कोई स्पर्श किया हो या मेरे बगल से कोई गुजर गया हो। कपड़ों की सरसराहट की मुझे महसूस हुआ और तब मेरी आँख खुल गई। आज जो देखता हूँ ना, मेरी बोलती बंद हो चुकी थी। वो वही लड़की थी, मेरे पिता के सर के पास जाकर के अपने हाथों से अब उनको सर को छू रही थी, स्पर्श कर रही थी, ना जाने क्या कर रही थी। मैं उस लड़की को रोकना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह एकदम जैसे सिल चुका हो, आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसे लग रहा था कि मैं सपने की दुनिया में फिर से आ गया हूं। और कब मेरी आंखें बंद हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब माँ मुझे उठाती है, अरे बेटा उठ जा, सुबह हो गई है, और तब मैं उठता हूँ। वो चीज़ मुझे ध्यान आ जाता है कि मैंने उस लड़की को फिर पिता के पास देखा था, उनके सर को सहला रही थी। आखिर ये है कौन? तब तक दुकान जाने का टाइम हो चुका था, पैसे भी तो कमाना था, पैसे के लिए हम लोग मोहताज होते जा रहे थे। अब मैं दुकान खोलता हूँ, सब कुछ दुकान में सेट शाट करके अब थोड़े बहुत ग्राहक जो थे आने लगते हैं। और आखिरकार जब दोपहर हो जाता है ना, गर्मी काफ़ी थी, तब बिल्कुल दुकान सुनसान हो चुका था। मैं उस बाबा को इंतज़ार कर रहा था कि बाबा ज़रूर आएंगे। वो भूखे रहते हैं, उनको कोई शायद खाना नहीं देता है, तभी तो हमारे दुकान पर आते हैं। मैं इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार बाबा आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही बाबा को देखता हूँ ना, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल जाग गए थे। बाबा को अंदर बुलाता हूँ, पहले तो उनको भोजन कराता हूँ, भोजन करते हैं। फिर जब भोजन कर लेते हैं तो मैं उनके पास जा बैठता हूँ। बाबा से कहता हूँ, बाबा जी आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको जानता नहीं हूँ कि आप कौन हैं। मेरे नज़र में आप जैसे कोई बाबा हैं, मैं आपको इज्जत देता हूँ, मैं आपको भोजन खिला देता हूँ। ऐसे मैं कई बाबाओं के साथ में करता हूँ, मेरे पिताजी भी करते हैं। और आप अपने बारे में अभी तक कुछ बताए नहीं हैं। आपने मेरे साथ में कुछ भेजा था, किसी प्रेत आत्मा को,
बाबा जी मेरी तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे कि हाँ, बोल रहे थे कि हाँ, मैंने भेजा है, मैंने भेजा है। तेरी परेशानी को, जड़ को मैं समझ गया था। आखिर जड़ कहाँ पर है? जड़ एक लड़की है, और वो लड़की है ना, वो एक प्रेत आत्मा है। अब तेरे पास में और तेरे पिता के पास में क्यों आई है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि सब कुछ तबाही का कारण वही लड़की है। और ऐसे तेरे घर में कुंडली मार कर बैठी हुई है जैसे वो निकलने वाली नहीं है। तुम लोग बहुत कोशिश किए होगे उसको निकालने के लिए। वो घर से जरूर निकल जाती है और फिर वापस लौट आती है। वो इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं है। मैं उसको पहचान चुका हूँ। और तब मैं मदद मांगा था, मदद मुझे मिल गई थी, और तब उस मदद को मैं तुम्हारे सामने साथ में भेज दिया था। आज जिस प्रेतात्मा तुम्हारे घर में गई है ना, जब तक उस लड़की को उस जगह से निकाल नहीं देगी, और तब तक तुम्हारे मतलब घर से बाहर नहीं निकलेगी। जब मैं सुनता हूं ना तो मेरा रोम रोम कांप जाता है। बाबा जी, फिर मैं समस्या में पड़ गया हूं ना। एक तो पहले ही हम समस्या से जूझ रहे थे, और कहीं वो लड़की उसको निकाल करके खुद हमारे घर में बैठ जाए, तब हम क्या करेंगे? बाबा जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, वो लड़की इतनी फालतू भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं प्रार्थना करके तुम्हारे लिए उसको मांग के लाया हूँ, और वो जल्दी अपनी काम खत्म करेगी। और देख लेना, वो लड़की तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी इस दुकान पर दोबारा कभी नहीं आएगी, किसी को परेशान नहीं करेगी। जब तक वो लड़की उस घर से बाहर नहीं निकल जाएगी, जो मैं लड़की को भेजा हूँ, जिस प्रेतात्मा को भेजा हूँ, वो तुम्हारे घर को छोड़ेगी नहीं। जब उसको लग जाएगा कि सब कुछ सही हो गया है, वो अपने आप मेरे पास में लौट आएगी। अब मैं जिसे उधार मांगा था उसको मैं जा करके लौटा दूंगा। बस इतनी सी कहानी है। तुम डरो मत, तुम हिम्मत रखो। मैं सब बातें सुनता हूं ना तो मेरा बदन कांपने लगता है। मैं आज तक ऐसी चीज़ों में पड़ा नहीं था, ना तो मेरा परिवार पड़ा था। ये सब जो अनुभव हम पा रहे थे, ये सब पहली बार था। मैं अब बाबा जी के आगे हाथ जोड़े खड़ा था कि बाबा जी, कहीं हमारे साथ में धोखा ना हो जाए। मैं डरा हुआ था। एक तो प्रेतात्मा पहले से हमारे घर में है, और दूसरी आ जाएगी, और फिर हमारा घर तो उजड़ जाएगा। बाबा कहने लगे, अरे मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए वचन मांग के आया हूँ, और उस लड़की ने भी वचन दिया है। अब जो कुछ मैंने उसको समझाया है उससे आगे नहीं बढ़ेगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब देख लेना, अब वो जल्दी ही काम खत्म करके मेरे पास में लौट आएगी, और इसके बाद तुम्हारा घर पहले जैसा जरूर हो जाएगा। बाबा जी मुझे दिलासा दिए थे, और उसके बाद कहते हैं, बेटा मुझे निकलना भी है, लेकिन तुम लोग डरना मत। हाँ, वो तुम्हें जरूर दिखेगी, कभी न कभी दिखेगी, लेकिन वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और उसे तुम लोग को, परिवार को कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रही है, उसको अपना काम करने देना। उसके बीच में अड़ंगा मत डालना, और ना उससे डरने की कोशिश करना। जब वो अपना काम कर लेगी ना, खुद ही मेरे पास में लौट आएगी। बाबा जी चले गए थे, और इसके बाद मैं उसी लड़की के बारे में सोचता रहा था। आखिर कब हमारे घर से निकलेगी, कब उस लड़की को निकालेगी। और शाम होता है, फिर रात होती है, और फिर मैं अपने घर पर आ जाता हूँ। ये सब बातें मैं अपने माँ को, अपने पिता को, अपने परिवार में किसी को नहीं बताता हूँ। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा था। कभी माँ को नजर आ जाती थी, किसी और परिवार को नजर आ जाती थी, और फिर गायब हो जाती थी। और 2-3 बार तो मेरे कमरे में भी नजर आई थी, घूमते हुए, टहलते हुए। मैं उसको देख करके नज़रअंदाज कर दिया, और आखिरकार जब हमारे कमरों में नज़र नहीं आने लगी, पिता के कमरों में नज़र नहीं आने लगी, घर में कहीं पर दिखाई नहीं देने लगी, अब पिता भी अब तंदुरुस्त होने लगे थे। और वो जो बाबा थे ना, आ भी नहीं रहे थे, कई दिनों से मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। आखिरकार एक दोपहर को आते हैं। अब मैं तो उनको ढूंढ रहा था काफ़ी दिनों से कि अब आएंगे, अब आएंगे। और जब वो आते हैं तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, भोजन कराता हूँ, और आनंद होकर के भोजन करते हैं। अब फिर भोजन करते करते हैं, आप बोलने लगते हैं कि देख, उस लड़की ने अपना काम कर दिया है, अब तुम लोगों को कोई खतरा नहीं है, अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, अब आप लोग चिंता मत करो। जो दुष्ट आत्मा थी
उसको उस लड़की ने पकड़ करके अब मेरे पास लाई थी। हाँ, मैंने उसको सही ठिकाने पर पहुंचा दिया। अब आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि देखने में बाबा जी एक साधारण इंसान की तरह लग रहे थे। फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, सर के बाल अब सफ़ेद हुए पड़े थे। अब मुझे लग रहा था कि कई दिनों से वो नहाए भी नहीं थे। चेहरा ऐसा मैला कुचैला लग रहा था। तो क्या वो तांत्रिक थे या कुछ और थे? मैं समझ नहीं पाया था। मैं उनसे बहुत विनती की कि अपने बारे में कुछ बताइए। तब कहने लगे मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आज मैं यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ, परसों वहाँ हूँ, तुम मुझे कभी ढूंढ भी नहीं पाओगे। और वैसे हुआ था। इसके बाद हमारा घर बिल्कुल जैसा पहले था। टाइम तो जरूर लगा था, लेकिन हम रिकवर कर गए थे। और उसके बाद वो प्रेतात्मा दोनों को दोनों हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं थी। जो दूसरी थी वो तो हमारे घर में आई थी उस आत्मा को निकालने के लिए, जिसकी वजह से मेरे पिता को समस्या खड़ी हुई थी और हम लोग बर्बाद हो गए थे। शायद बाबा ने सही कहा था। और उसके बाद मेरे पापा का तबीयत कभी खराब नहीं हुआ था। और वो जो चीखते थे, डरते थे, चिल्लाते थे कि वो खड़ी है, वो खड़ी है, कोने में खड़ी है, मुझे इशारा कर रही है कि मैं तुझे मार दूंगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। जब पापा सही हो जाते हैं ना, स्वस्थ हो जाते हैं, तो सारा परिवार खुश हो जाता है, एक राहत का सांस लेता है। ये जो बात मैं बहुत सालों के बाद अपने पापा को, अपनी मम्मी को बताया था, तब वो मुझ पर नाराज़ हो गए थे। अरे तुमने उनको क्यों जाने दिया, घर पर लाते, घर पर लाते। वो पहुँचे हुए महात्मा थे। मेरे पिता का कहना था कि वो पहुँचे हुए महात्मा थे, वो बहुत बड़ा तंत्र मंत्र वाले व्यक्ति थे। तुमने उनको जाने दिया, उनका पता ठिकाना नहीं पूछा। तब मैं कहने लगा, मैंने बहुत विनती किया था, लेकिन वो कहने लगे कि मेरा कोई ठिकाना नहीं होता, आज मैं यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ, परसों वहाँ हूँ। लेकिन ये जरूर था, उसके बाद से मेरे पिता पर वो जो साया था, प्रेतनी का साया, वो बिल्कुल हट चुका था। अब फिर हम लोग पहले की तरह हो चुके थे। तो दोस्तों, ये थी सुरेश जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है जो आप मुझ तक भेजना चाहते हो, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मेरे मेल आईडी पर। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।